एमपी में सत्ता परिवर्तन के बाद से दल बदल का खेल थमा नहीं है। बीजेपी के ग्वालियर चंबल में 76,000 कांग्रेसी नेताओं के शामिल करने के जवाब में कांग्रेस ने भी इस अंचल में सेंधमारी की है। वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी सतीश सिकरवार समेत 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल कराने का दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इशारों में ये भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला और बढ़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता दुखी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता त्रस्त हैं। ये आज हालचाल मध्य प्रदेश का है। सर्वे रिपोर्ट अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन बदनावर और ग्वालियर में टूट फूट के घटनाक्रम के बाद बीजेपी भी बड़ा जवाब देने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के बड़े विकेट गिर सकते हैं। सिकरवार के पार्टी छोड़ने को बीजेपी नुकसान नहीं मानती। हमने उनको पूरा सम्मान दिया। पार्टी ने उनको 2018 में प्रत्याशी ही बनाया था। परिणाम क्या हुआ ये सब जानते हैं और मुझे लगता है सतीश जी को मुंह की खाना पड़ेगी और ये जो निर्णय है इस पर उनको आगे जाकर के पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो लोग मौका परस्त होते हैं, जो किसी के साथ पहले नहीं रह पाए, वो आगे भी किसी के साथ क्या रह पाएंगे, तो ये उनकी बड़ी गलती और आगे जाके इस गलती का एहसास निश्चित रूप से वो लोग करेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद दल बदल और तोड़फोड़ का खेल और तेज होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि छल कपट और धोखा देकर सरकार गिराने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस भी तो उसी राह पर है। प्रेमचंद गुड्डू, बालेंदु शुक्ला, केएल अग्रवाल और अब सतीश सिकरवार को वो अपने पाले में ले आई है। क्या इन नेताओं को कांग्रेस ही एक्सेप्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी ज्वाइन करते ही ग्वालियर कांग्रेस में सिकरवार का विरोध शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी आज की खास पेशकश है। आज का मुद्दा में दल बदल और दगा। दगा सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो बड़ा दार्शनिक सवाल है सर। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि एक चीज़ हमने शुरू से देखी है कि मौके का फ़ायदा उठाकर मौका मिलने पर चौका लगाना संसार की रवायत है। अब ये कांग्रेस हमेशा कहती है कि उसके साथ बेवफाई की उसी के लोगों ने, और ये बीजेपी थी जिसने सौदेबाजी करके उसके नेताओं को खरीद लिया, ऐसा आरोप कांग्रेस का है। लेकिन जब कांग्रेस को मौका मिलता है तो वो बिल्कुल बीजेपी की शैली पर अमल करते हुए, लेकिन यहाँ मसला बदल जाता है। कांग्रेस से बीजेपी में जो लोग गए वो सौदेबाजी के तहत गए, और बीजेपी से जो कांग्रेस में आए हैं वो क्या घोर नैतिक निर्णय लेकर आए हैं? क्या वो ये मानकर आए हैं कि कांग्रेस एक महान पार्टी है और इस महान पार्टी में वो त्याग मूर्ति तपस्वी की तरह संघर्ष करेंगे कांग्रेस के साथ? ये प्रश्न हमें बताते हैं कि राजनीति की फितरत क्या है। उसी से ठंडा, उसी से गर्म। अगर वो करें तो बेवफाई, बिकाऊ, टिकाऊ, और आप करें तो जायज़, ठीक है। लेकिन ये राजनीति, इससे जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जनता जानती है कि ये सारे प्रश्न जो हैं आज की राजनीति में कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं। इधर कांग्रेस ने एक कोशिश की है, अब तैयार हो जाइए कि बीजेपी बहुत जल्दी कोई बड़ा धमाका करने जा रही है, और फिर कांग्रेस कोई धमाका कर सकती है, और फिर बीजेपी धमाका कर सकती है। लेकिन इन धमाकों के पीछे क्या दोनों ही पार्टियां ये मानती हैं कि वो जो ये पहल कर रहे हैं ये पार्टी में बहुत लंबे समय तक चलेगी, और जो लोग उनकी पार्टी में इस प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं वो दोनों ही दलों को बिल्कुल दिल से अपना कर लंबी पारी खेलने के इरादे से आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। और बीजेपी का तो ये दावा है कि कमल सेना में सब शामिल हो गए हैं, और अब बीजेपी तो इससे भी परहेज़ करती है कि कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल हुए नेता। तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मसला हमको ये बताता है कि राजनीति ऐसे ही चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक श्री अनुराग पटेरिया जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के सीनियर लीडर उमाशंकर गुप्ता जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और कांग्रेस के तेज़ तर्रार युवा विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पटेल साहब, पहले आगाज़ आपसे शुरुआत करता हूं। किस तरह आप देखते हैं ये दोनों ही दलों की इस कोशिशों को? दोनों ही तरफ से बातें होती हैं, कोई कहता है ये ठीक है, वो उचित है, तो वो कहते हैं कि आपका तरीका गलत है, हमारा तरीका ठीक है।
और जिस तरह से कांग्रेस भी ये प्रयास कर रही है, आज ग्वालियर में भी इस तरह की रिपोर्ट्स रही कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में नाराज़गी प्रकट की। अगर बीजेपी में आने से, बीजेपी में न रहे लीडर जो अब आए हैं बीजेपी में, उनके आने से बीजेपी में कुछ नेताओं को और कार्यकर्ताओं को समस्या हो सकती है, तो यही समस्या कांग्रेस में भी हो सकती है। किस तरह देखते हैं आप इस मसले को, और ये राजनीति की ये दिशा क्या अपनी ठीक दिशा की तरफ है? सनत जी, वास्तव में राजनीति में आप किसी दिशा का आकलन नहीं कर सकते। राजनीति संभावनाओं का खेल है। एक लोकप्रिय जुमला है, और कल कौन किसके पाले में कहां बैठ जाए चुनाव के वक्त तो अक्सर ऐसा होता रहता है। और जब कील कांटे की बिल्कुल बराबर की लड़ाई होती है, तब एक दूसरे की जो चतुरंगिणी सेनाएं हैं उसमें सेंध करने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन राजनीति और राजनेता जब खुद करते हैं तो उसको पवित्रता के भाव से प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा करता है तो कहते हैं कि उसने धोखा दिया, गद्दारी की। एक लोकप्रिय जुमला है अक्सर कि हम करें तो प्रेम और तुम करो तो अय्यासी। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब करते हैं तो उससे आपने एक नैतिकता का आवरण पहनाते हैं। आप कहते हैं वैचारिक स्वतंत्रता नहीं थी, संभावनाएं नहीं थी, वादे पूरे नहीं किए जा रहे थे। और जब दूसरा करता है तो कहते हैं कि साहब देखिए अपनी पार्टी के साथ पार्टी ने क्या नहीं दिया, उनको टिकट दिया, उनको चुनाव लड़ाया, उन्हें मुन्ना लाल गोयल के खिलाफ खड़ा किया, अब वो भाग गए। ये बहुत ही गलत बात है। तो ये राजनीति का ये चेहरा है, ये दोनों दलों पर लागू होता है। तो मुझे लगता है इस पर आप कुछ कर भी नहीं सकते। डेमोक्रेसी में सारे खेल पूरी दुनिया में होते रहते हैं, दल बदल होती रहती है, लेकिन लोग सब जानते हैं। अगर लोगों को लगेगा कि जस्टिफाइड है आपका जाना तो आपके साथ होंगे, अन्यथा कई पुरोधाओं को मैंने मध्य प्रदेश की सियासत में धराशायी होते देखा है। डीपी मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के एक जमाने में बहुत ही कद्दावर मुख्यमंत्री थे, राजनेता थे, वो दो चुनाव एक साथ लड़े थे और दोनों हार गए थे। तो कई बार आपकी बगावत आपके गले भी पड़ जाती है। तो देखिए अब किसके गले क्या पड़ता है मैं नहीं कहता हूँ। उपचुनाव आने वाले 1-2 महीने के अंदर हो जाएंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर परिस्थितियां किस तरह और कैसे आगे बढ़ेंगी। कुणाल जी की एक टिप्पणी लेकर मैं इस पर आगे बढ़ूंगा। कुणाल जी, राजनीति है, मैं इस सवाल की तरफ बहुत तवज्जो आपकी नहीं चाहूँगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ। ये सारी चीज़ें हम मानते हैं कि प्रेम और युद्ध के लिए वो कहावत है, लेकिन अब इसमें सियासत भी जुड़ती है हमेशा कि प्रेम, सियासत और युद्ध में सब जायज़ है। लेकिन कितना जायज़ है ये जनता पर छोड़ दिया जाता है और जनता अपना फैसला सुनाती है। आप किस तरह देख रहे हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ते हुए? एक ऐसे युवा विधायक हैं आप जो जिस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस से गहरी आपकी उस पार्टी में आसक्ति है, गहरी श्रद्धा है। राजनीति की कुछ चीज़ें आपको भी कभी परेशान करती होंगी, उस पर भी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी की संभावनाएं और जिस तरह से आप कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है मंजिल मकसूद आपके करीब है? जी कुणाल जी। मंजिल हमारे सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई गई, और इसमें 2 चीजें, अभी आपने कहा कि हमने लिया तो हम उनको पाक साफ वाली बात कर रहे हैं, और इनने लिया तो अलग बात कर रहे हैं। इनका जाना मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के साथ गद्दारी इसलिए कहलाएगा कि इन्होंने खरीदा है जनादेश को, और अगर खरीदा नहीं होता तो जो लोग इतने वरिष्ठ नेता मेरे सामने बैठे हैं, उमाशंकर गुप्ता जी, इनका इतना वरिष्ठ अनुभव है, ये बिगर विधायक हुए मंत्री बनते तो बेहतर रहता कि वो 14 लोग जो बिगर विधायक के मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, क्या बगैर वहां पे डीलिंग के ये हुआ होगा? अगर हमसे नाराज होके गए थे तो कहीं ना कहीं पिछली कुर्सी पर बिठाना था। पर ऐसे लोगों को मंत्री जिनका ना तो कोई अनुभव है, जिनका पूरा कार्यकाल 1 साल का विधायक का कार्यकाल रहा है और वो अभी पूर्व विधायक है, उन्हें मंत्री बनाने का काम किया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की जिन बातों के ऊपर गए थे कि चाहे किसान की बात कहने को, क्योंकि कह नहीं सकते कि हम पैसे लेके गए थे तो वो इधर उधर की बात करते थे, जिनके हाथ खून से रंगे थे उनके हाथ उनके जाते ही साफ हो गए। और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य, दूसरी चीज, कांग्रेस में जो आने वाले लोग हैं उनका एक अलग परिदृश्य है कि उनको ना तो वहां कोई संभावना है, ना मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल हुआ है। और बीजेपी में पहली बार उनके कार्यकर्ता का इस प्रकार से शोषण हो रहा है कि पैसा मिले तो उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को मिले, मंत्री पद मिले तो उन बिकाऊ राम मिलावट रामों को मिले, और कहीं ना कहीं उनको टिकट मिले तो उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को मिले। मतलब इतनी तवज्जो कि जो हमसे नाराज होके गए थे
अगर वो उनसे खुश होके जाते अलग बात थी, पर हमसे नाराज होके जाने वाले को इतनी तवज्जो दी तो कहीं ना कहीं जनता भी समझती है, व्यक्ति भी समझता है। और मध्य प्रदेश में जो काम हुए थे कि चाहे 100 रुपए 100 बिजली की बात हो, चाहे बेटियों की अलग अलग जो काम हुआ है, जनता इस लोकतंत्र के कत्ल का बदला इनसे लेके रहेगी और 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारेगी। लेकिन कुणाल जी, क्या आप पूरे भरोसे से कह सकते हैं सिकरवार साहब जो आए हैं ये बिना किसी लोभ लिप्सा किसी नैतिक प्रतिमान के चलते कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उनको टिकट की भी इच्छा नहीं है और किसी निष्काम योगी की भांति वो कांग्रेस के लिए सतत कार्य करते रहेंगे? क्या इस दृष्टि से वो कांग्रेस में आए हैं? देखिए, पहली बात मैं बोलूं कि कोई भी व्यक्ति टिकट मांगता है, टिकट लेने का अधिकार, और किसी की सोच नहीं हो राजनीति में, मुझे नहीं लगता कि ये होगा और ऐसा होना भी चाहिए। मैं भी अगर कहीं कुछ भी करूंगा तो मैं अपनी पॉलिटिकल उसका भी ध्यान रखूंगा और हमेशा हर व्यक्ति रखता है। और सिकरवार जी ने भी अपनी बात रखी होगी, अपना वो रखा होगा और कहीं ना कहीं अपनी बात भी रखेंगे। और क्या टिकट मांगना उनका अधिकार नहीं, अगर यहां पे आए तो ये एक अलग प्रोसेस है। अभी टिकट की मिलने की प्रोसेस चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ना तो पूछा गया, ना उनसे बात करी गई और सीधे सीधे जो निर्णय लिए गए कि कई वरिष्ठ नेताओं के मैंने ट्वीट देखे, चाहे अजय विश्नोई जी के देखे हो, चाहे ग्वालियर के वहां के नेताओं के, और क्या भारतीय जनता पार्टी में इतना वो आ चुका है कि मतलब कई वरिष्ठ लोग जो अगर बिगर विधायक के मंत्रियों की ये कवायद कब से शुरू हुई? ये कभी कभी एक स्पेशल केस में होता था कि मुख्यमंत्री का मामला हो या कोई बड़े उसका मामला हो। चलिए, मैं उमाशंकर जी से जवाब लेता हूं। उसके विधायक के मंत्री बनाना, आप इस बात का समझिए। जी उमाशंकर जी, आपने सुनी बात आपके युवा मित्र और विधायक कुणाल जी की बात, संयमित प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। आप किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? और अभियोग बार बार बीजेपी की तरफ आता है, सौदेबाजी की है आपने, ये कांग्रेस का एक बड़ा मैं कहूंगा कि एक बड़ा आक्रामक आरोप है बीजेपी पर, जिसका जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना ही है और आपकी तैयारी होगी ही। जी, क्या कहेंगे आप? जी उमाशंकर जी। शरद जी, सबसे पहले तो मैं कुणाल जी का स्वस्थ होकर लौटे स्वागत करता हूं। युवा विधायक हैं, बहुत संभावनाएं हैं। बहुत अच्छी बात। और मुझे लगता है कि हम सबको ये राजनीति की धारा की तरफ देखना पड़ेगा जो आपने प्रारंभ में कहा है, क्योंकि कुछ तो हमें जब जनता के सामने हम लोग बोलते हैं तो जनता हमें भी बड़ी बारीकी से सुनती है। और हम, जैसा आपने कहा कि हमारे पास लोग आए तो उसको सही कहें और हमारे से जाएं तो उनको गलत कहें, मुझे लगता है कि इस पर कम से कम नौजवानों को तो आगे सोचना ही चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। सतीश जी हमारे साथ से गए हैं, निश्चित ही उनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखा, कांग्रेस में सुरक्षित दिखा, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, महत्वाकांक्षा है, वो गए हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। लेकिन राजनीति का सोच ये जो हो रहा है कि मैंने जो किया बिल्कुल सही, सामने वाले ने किया गलत, ये अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक पूरा का पूरा ग्रुप टूट कर आ रहा है, इस्तीफा दे रहा है, तो वो खरीद फरोख्त हो गई। और यहाँ सीधा सामने लग रहा है कि चुनाव का टिकट सामने है। और दुर्गति ये है कांग्रेस की कि उस क्षेत्र में सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब कांग्रेस को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं के.एल. अग्रवाल साहब हों या सिकरवार साहब हों, प्रेमचंद गुड्डू हों या बालेंदु शुक्ला जी हों, ये जो लोग हैं इनको और वो ले रहे हैं, लेना चाहिए, मेरा कोई उसमें एतराज़ नहीं, हम ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। और आगे कुणाल जी जरा कमलनाथ जी को कहना संभल कर रहे हैं, चुनाव तक कौन कौन उनको जो बोल रहे हैं वो भी न जाने कौन कौन बचेगा, कौन कहाँ रहेगा, इसका ठिकाना नहीं है। और इसलिए मेरा ये कहना है कि राजनीति में आजकल ये चलने लगा। और आपने बहुत अच्छी बात शायद पटरिया जी ने की, आपने कि आजकल जनता इसको, इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंतर हमें देखना पड़ेगा। एक दो लोग टूट कर आए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आए, और दूसरा एक एंटायर ब्लॉक और जो मंत्री थे वो मंत्री पद छोड़कर आए। देखिए, इससे बड़ा स्वार्थ लालच क्या होगा शरद जी? मंत्री पद छोड़कर आकर इस्तीफा देकर आना और चुनाव के मैदान में जाना। चुनाव में कोई किसी का भविष्य सुनिश्चित नहीं होता है। ये रिस्क अगर ली है लोगों ने तो कहीं ना कहीं मन की पीड़ा थी। लेकिन कुणाल मित्र मेरे नहीं मानेंगे इस बात को, मानना भी नहीं चाहिए जिस पार्टी के लिए वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जनता इन बातों को बारीकी से देख रही है कि धोखा कहाँ हुआ है,
किसने दिया है, क्यों किया है, आखिर ये स्थिति क्यों बनी। आज भी हमारे कांग्रेस के साथी इस बात को सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इतना बड़ा धड़ा आदरणीय सिंधिया जी के साथ पार्टी छोड़कर क्यों गया। केवल लेन देन हो गया, कर दिया है, मंत्री बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये आप कहिए, जरूर कहिए, लेकिन कहीं कहीं आत्मचिंतन तो करिए कि आप आखिर ये क्यों छोड़कर जा रहे हैं, कारण क्या रहा है। और इसको अगर हमने नहीं देखा तो ये चलता रहेगा। और ये राजनीति है, चुनाव सामने है, और इस समय अभी कब तक क्या तक चुनाव में आना जाना होगा, ये आज सहज बात हो गई है। और आज सतीश जी गए, कल पता नहीं कांग्रेस से कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चलेगा। लेकिन हमारा सोचने का तरीका, एक नज़रिया हमारा एक सामान्य होना चाहिए। ये जनता देखती है। मेरे मित्र कुणाल जी से मेरा यही है, बहुत नौजवान है, और इसलिए इन बातों को अगर हम ध्यान में रखकर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे तो मुझे लगता है शायद कुछ सुधार हो सके। बिल्कुल, मुझे लगता है उमा शंकर जी, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, कुणाल जी की भी और आपकी भी, और आपने और सीजन तरीके से अपनी वरिष्ठता को बिल्कुल सामने रखते हुए बहुत बड़ी सौम्यता से अपनी बात की है सर। और ये चैनल की डिबेट्स की गर्मा गर्मी से बहुत भिन्न है। अब ये भी दर्शकों को कितनी रास आती है, ये मैं उन्हीं पे छोड़ता हूँ कि गर्मा गर्मी चाहिए उनको या फिर इस तरह से शांति से एक दूसरे के आदर से कही गई बात चाहिए, ये भी जनता पर निर्भर करता है। और यही बात है कि महबूब पहली सी मोहब्बत न मांग। अब ये जनता ही तय करेगी कि राजनीति की दशा और दिशा कैसी रहनी चाहिए, बीजेपी किस तरह चले, किस तरह कांग्रेस चले, ये जनता पर निर्भर करेगा। पटेल साहब, आपने भी यही बात कही जिसको उमा शंकर जी भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को फर्क पड़ना चाहिए। अगर जनता को फर्क नहीं पड़ता है तो फिर बहुत कुछ होता चलता चला जाता है, और चलता चला जाता है तो फिर ये सवाल कोई नहीं करता फिर कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस राजनीतिक तंत्र में ये सब कुछ घट रहा है, उस राजनीतिक तंत्र में क्या वो चेहरे भी हैं जो नैतिकता के, शुचिता के, मूल्यों के प्रतिबिंब और मानक हुआ करते हैं? क्योंकि उनकी बात विवेकानंद जब कहते हैं मेरे अमेरिकन फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो 3 मिनट तक ताली बजती है। क्या व्यक्तित्व का असर भी खत्म हो रहा है? और इसके लिए सब शरीके जुर्म है। मैं पॉलिटिशियन पर उंगली नहीं उठाऊंगा, मैं सिस्टम पर उठाऊंगा, जनता पर उठाऊंगा, राजनीतिक दलों पर भी उठाऊंगा, मीडिया पर भी उठाऊंगा। जी पटेरिया साहब। शरद जी, मुझे लगता है आज भी शुचिता और पवित्रता का स्थान है। एक तस्कर भी ईमानदार मुनीम चाहता है, और एक सामान्य या अपराधी किस्म के लोग भी चाहते हैं उनका नेता बहुत अच्छा हो। सबसे बड़ी बात है, पवित्रता हमेशा बनी रहेगी, शुचिता का हमेशा स्थान बना रहेगा, और ऐसे लोग हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचते रहेंगे। दरअसल पॉलिटिकल सिस्टम में जिसमें साम दाम दंड भेद सारी चीजें हुआ करती हैं, उसके कारण से बहुत से छल और प्रपंच होते हैं। लेकिन राजनीति में आज भी तमाम पैमाने हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। हम चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति में बात करें, कैलाश जोशी जी, नारायण प्रसाद गुप्ता थे, प्यारेलाल खंडेलवाल जी थे, हम इन सबको मैंने बहुत करीब से देखा है, जो एक प्रतीक और प्रतिमानों के तौर पर। जिंदा लोगों की मैं बात करूंगा तो उनका स्नेह लेपन हो जाएगा। मैं उन जो दिवंगत लोगों की बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि राजनीति में अच्छे लोग हमेशा रहे हैं। चाहे मामा बालेश्वर दयाल झाबुआ में रहे, समाजवादी पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे, आज भी सारे लोग उनको श्रद्धान्वित होकर देखते हैं। तो मुझे लगता है अच्छे लोगों की जगह हमेशा बनी रहेगी, अच्छे लोगों का चयन चुनाव हमेशा बना रहेगा। लेकिन अब चुनाव में जाति, क्षेत्र और वर्ग वर्ण की सारी सब चीजें होने लगी हैं, तो मुझे लगता है कई बार अच्छे लोग इसमें बाहर रह जाते हैं। जैसे MN बुश साहब बैतूल से चुनाव हार गए थे, भोपाल दक्षिण से अजय सिंह यादव फॉर्मर IAS चुनाव हार गए थे। तो अब एक सिस्टम काम करने लगा है, तो मुझे लगता है जनता चाहती है सिस्टम के साथ एक ईमानदार आदमी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप बहुत से चेहरे ऐसे देखेंगे जो डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, और इस काजल की कोठरी में पवित्र चेहरे की तरह हैं। आज आप खुद देख सकते हैं। कुणाल जी, वक्त कम है, लेकिन एक छोटे से रेफरेंस के साथ आपसे बात करूंगा। एक सीनियर IAS जो मध्य प्रदेश कैडर के ही हैं, उन्होंने एक अनुभव मुझे बताया कि एक बार मैं हतप्रभ हो गया जब मैंने कुछ युवा अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवा अधिकारी प्रोफेशनल मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा पूछ लिया कि आपने सारी चीज़ें तो बता दी, फंक्शनिंग कैसे होती है, लेकिन कुछ अर्थ की मजबूती के लिए भी बता दीजिए कैसे क्या किया जा सकता है। अब बात भले ही हंसी मजाक की हो, विनोद की हो, लेकिन ये वो कह रहे थे कि मैं हतप्रभ रह गया कि मूल्य कितने बदल गए। मुझे लगा कि ये युवा प्रोफेशनल मुझसे कुछ सीखने आया होगा।
आज हर फील्ड में राजनीति पे फिर उंगली नहीं उठाऊंगा, ये बड़ा कॉमन है, आपके ऊपर उंगलियां उठा दी जाती हैं राजनीतिक दलों और नेताओं के ऊपर। हर आदमी आज पैसा चाहता है, हर आदमी आज शॉर्टकट चाहता है। इन स्थितियों में आप जैसे युवा विधायकों के लिए और युवा नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है, फिर भी क्या राह आप देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के एक युवा विधायक की बात मुझे याद आती है, जिन्होंने कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी और मेरा बेटा कल मुझसे ये पूछे कि आपने ये निर्णय क्यों ले लिया था, क्यों अचानक पार्टी बदल ली। जी देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि उंगली नहीं उठाऊंगा, पर उंगली उठेगी अब हमारे ऊपर भी, क्योंकि हमारे साथ के लोगों ने जिस प्रकार के कृत्य करे हैं, कहीं ना कहीं इससे हम लोग भी कलंकित और एक शंका की निगाह से देखे जाने लगे। क्योंकि जब आपके साथ के लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं और जिसमें जनता के बीच में आवाज है, मतलब आपने देखा होगा कि जनता इस आवाज को निकाल रही है। बड़ी अच्छी बात उमाशंकर जी ने कही थी कि हमारे पास ग्वालियर चंबल में कैंडिडेट नहीं है। मैं ये भी जवाब देना चाहूंगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी कैंडिडेट नहीं है? जो सारे के सारे 25 लोग उनको उतारा जा रहा है, जो हमसे नाराज होकर आ रहे हैं इनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को बेच के आ रहे हैं। और रही बात जिस नेता के भरोसे पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी लोकसभा का हश्र देख लेना। वह कांग्रेस पार्टी जीती थी 8 सीटें, गुना में से विधानसभा की हम लोग 2018 में जीते थे, और वो खुद चेहरा कह रहे थे आप, और हम 30-30 हजार से जीते। और जब 4 महीने बाद लोकसभा में जाते हैं तो वही सारी सीटों पे 25 हजार 30 हजार से हारते हैं। और हम आज तक ग्वालियर नगर निगम उनके भरोसे पे लड़ते थे तो कभी नहीं जीत पाए, ना मुरैना जीत पाए, ना भिंड जीत पाए, ना दतिया जीतने दिया। तो इस गलत फहमी के आवरण को उतारते वह कांग्रेस पार्टी के मूल्यों पे वो कार्यकर्ता जिसने जनता तक बात को पहुंचाई थी, इन कार्यकर्ताओं ने पहुंचाई थी, वो व्यक्ति जीते हैं। क्या उमाशंकर गुप्ता जी से ज्यादा बेहतर वो लोग हैं जो मंत्री बने हुए हैं? इनसे ज्यादा नॉलेज क्या उनको है? ये इस जगह पे बैठ के किस तरह का दर्द सह रहे होंगे, किस तरह का इनके जैसे व्यक्ति अगर उनके लिए झूठ बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये राजनीति की शुचिता खत्म हो रही है कि क्यों गए क्यों नहीं गए, ये पूरा मध्य प्रदेश और जनता और ये देश जानती है। और कहीं ना कहीं इसका जवाब भी जनता देगी कि खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, ये चुनाव के बाद गिर जाएगी। बड़ा सदाशयी भाव है उमाशंकर जी आपके प्रति भी, आपके अनुज और जी युवा विधायक जो है कांग्रेस के, बहुत सदाशयी भाव से भरे हैं। बार बार चिंता की उन्होंने आपकी। जी जी कहिए। जी नहीं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ सदा सहायता के लिए, लेकिन कुणाल जी चिंता मत करो, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मेरी बहुत चिंता की है और अभी भी कर रही है। कुणाल जी, आपने जो बात कही है ग्वालियर चंबल में, आखिर हमने उनको क्यों टिकट दिया? आखिर जनता ने उन्हें चुना था और उस क्षेत्र में हमारे पास तो उम्मीदवार हैं, हमने चुनाव लड़ा था इन सबके सामने। और ऐसा भी नहीं है कि इन 27 ही सीट की बात करता हूँ मैं, केवल ग्वालियर चंबल की नहीं, कि जहाँ कभी कांग्रेस का बिल्कुल हमेशा पट्टा ही रहा होगा। साधारणतः कभी भारतीय जनता पार्टी जीती है, कभी कांग्रेस जीती है। हमारा अपना भी वोट बैंक था, हमारे नेता भी थे, सब थे, लेकिन एक कुशासन को समाप्त करके, एक अराजकता के वातावरण को समाप्त करके, एक जो ट्रांसफ़र उद्योग चल रहा था, विकास ठप हो गया था, किसान परेशान हो गया था, इस सारी जो परिस्थिति थी अराजकता की, सरकार को हटाने के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ा है। और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको फिर से चुनाव लड़ाएं, और इसलिए हमने उन सबको चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मनोबल से अच्छे काम से लगे हुए हैं। सवाल ये है कि आज उन सबके भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी कारण रहा हो, केवल सिंधिया जी के नाम पर ही, सिंधिया जी के कहने पर ही उस क्षेत्र में काम करती रही। जहाँ तक आपने कहा विधानसभा आप जीते थे तो भी सिंधिया जी के कारण जीते थे, क्योंकि मैं तो उस समय उस क्षेत्र में भी गया था, कुणाल जी गए हों शायद, तो वहाँ तो सब पोस्टर बैनर ये लगे थे, मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाने के लिए कांग्रेस को जिताइए। और हम वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के वचन पत्र पर भरोसा किया और उस झलाबे में आ गए, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी। और कोई ऐसी हार नहीं है कि जो हम हमेशा हारते रहे, गलतफहमी में कांग्रेस के साथ ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक पर्याप्त वोट बैंक वहाँ है, और अब हमने उनको लड़ाना इतना ही किया हुआ है और इसलिए उनको लड़ा रहे हैं। आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, आप इसलिए जगह जगह लोगों को प्रलोभन देकर ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति जो है ये ठीक नहीं है, ये मेरा निवेदन है जी। एक नामचीन साहित्यकार धर्मवीर भारती जी का एक बड़ा चर्चित उपन्यास है, जिस पर नाटक भी बड़े चर्चित रहे, सूरज का 7वां घोड़ा।
उसका एक किरदार है जो कबीर पंथी है, कबीर और सदुक्कड़ी शैली का प्रतिनिधि है, माणक मुल्ला उसका नाम है। और वो युवाओं से चर्चा में कहता है, बड़ी उलट बांसी है, थोड़ा समझिएगा गंभीरता से, कि बड़ा अभागा होता है वो क्षण जब हमारी आत्मा पवित्रता की रोशनी को देख लेती है। उलट बांसी है इसमें, उल्टी बात है, लेकिन कई बड़ी मर्म तक पहुंच कि बड़ा अभागा होता है वो क्षण जब हमारी आत्मा पवित्रता की रोशनी को देख लेती है, क्योंकि उसके बाद कपट, कलंक और कुनीति के अंधकार में सैकड़ों वर्षों तक रहने के बाद भी मन ये करता है कि उसी पवित्रता की तरफ बढ़े। पवित्रता का ये भाव क्या अब कमजोर हुआ है या उस पर कहीं अंधकार का आवरण चढ़ गया है, ये बड़ा प्रश्न है। और ये सिर्फ राजनेताओं से नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न मुझसे भी है, ये प्रश्न आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं आपसे भी है, और जो मेरे साथ बैठे हुए ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं, ये प्रश्न उनके सामने भी है, क्योंकि नैतिकता सापेक्ष है, रिलेटिव है। वो मेरे लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बीजेपी, कांग्रेस और इस 135 करोड़ जनता या विश्व की करीब करीब 8 अरब जनसंख्या के लिए। तो इसको जरा बड़े फलक पर तो देखना होगा साहब, इसको छोटी छोटी चीज़ों में मत निपटा दीजिए, बड़े फलक पर देखिए और लगे हाथों पढ़ भी डालिए सूरज का 7वां घोड़ा, थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड से अलग हटके। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।